हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका हेल्प में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासनकाल के बारे में। तो देखिए, पहले तो आपको आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हूं। पहले मान लीजिए कि आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप तीनों क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तो ये वीडियो मत देखना। अगर नहीं बता पाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपसे ये कोई पूछ ले, मध्यकालीन भारत में किसने सब्सिडी की शुरुआत की थी, किस शासक ने सब्सिडी की शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन आप मुझे ये बता दीजिए कि किसके शासनकाल में खाता बही नामक शब्द आया। आप ये क्वेश्चन भले बता देंगे कि मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी सेना किस शासक ने रखी। तो ये डेटा अगर आप बता दिए तो हमारे वीडियो में आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे भी यूनिक डेटा मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज किसके के बारे में पढ़ेंगे हम? खिलजी वंश के बारे में। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है? शासक बनता है। तो आइए हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये तो क्यूमर्स की हत्या करके शासक बन जाता है और ये 1290 से 1296 तक क्या करेगा? शासन करेगा। आपका कौन? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन करेगा। इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें डाल के, संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक था, क्या था ये? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक। वास्तविक संस्थापक नहीं बोल रहा हूं मैं। खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इससे एक और क्वेश्चन आता है, एक मलिक छज्जू का विद्रोह होता है, मलिक छज्जू नाम का आता है, वो विद्रोह कर देता है इसके टाइम। तो ये उसके विद्रोह को दबाता है और उसे माफ़ कर देता है। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध चिश्ती संत होते हैं, सिद्दी मौला नाम के फ़कीर होते हैं, उनकी ये हाथी के पैरों तले कुचलवा के हत्या कर देता है। ये इसके कैरेक्टर पे बहुत बड़ा दाग था। तो लिख लीजिए कि ये क्यों उनकी हत्या करवा देता है। ऐसा उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो सुल्तान है उसके खिलाफ षड्यंत्र किए थे। कौन? फ़कीर सिद्दी मौला। ऐसा ये इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो लिखिए, इसने प्रसिद्ध चिश्ती संत, प्रसिद्ध चिश्ती संत सिद्दी मौला। कौन? सिद्दी मौला। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सिद्दी मौला की हत्या हाथी के पैरों तले कुचलवा कर करवा देता है, कुचलवा देता है। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा धब्बा था। किसी संत आदमी को बताइए अगर हाथी के पैरों तले कुचलवाते हैं, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। गलती की माफ़ी भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। अब 1292 ईस्वी में एक विद्रोह होता है, मंगोल आक्रमणकारी होता है अब्दुल्ला। उसका क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। कब? 1292 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला का विद्रोह होता है। अब्दुल्ला का विद्रोह होता है। अब्दुल्ला का विद्रोह हो जाता है। तो बताएं, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना होती है। देखिए मैं अब्दुल्ला का विद्रोह होता है तो ये इसे दबाने का कार्य करता है, उसे हरा देता है और विद्रोह दब जाता है। लेकिन इसके साथ चंगेज खां का एक नाती आता है, मतलब पोता उसका नाम होता है उल्गू खां। उल्गू खान 1000, कहीं डेटा मिल जाएगा, कहीं आपको 4000 भी मिल जाएगा ये डेटा। मतलब माना जाता है कि 1000 से 4000 के करीब मुसलमान क्या बन जाते हैं? मुसलमान धर्म, जो मंगोल होते हैं वो क्या कर लेते हैं? मुसलमान धर्म ग्रहण कर लेते हैं और नवीन मुसलमान के नाम से उन्हीं को जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा, अब्दुल्ला का विद्रोह दबाया और इसके साथ चंगेज खां के पोते या नाती लिख लेना, साथ चंगेज खान के पोते, चंगेज खान के पोते। देखिए इसके साथ कौन आता है? चंगेज खान का पोता कौन था? उल्गू खां। उल्गू खां।
देखिए इसके साथ कौन आता है, चंगेज खां का पोता उल्गू खान आता है। वो वही क्या करता है, 1000 लोगों को जो क्या थे, मंगोल के थे, 1000 लोगों को, मंगोलों को लिख लेना ब्रैकेट में, जो उससे आपको पता चले कि कौन बना था, मुसलमान धर्म कौन ग्रहण किया था। तो 1000 लोग मंगोल थे, वो क्या किए थे, ग्रहण किए थे, और वही क्या बने, नवीन मुसलमान बने। देखिए इससे क्वेश्चन जो भी था, मैंने यही था, आपसे पूछ लेगा कि नवीन मुसलमान क्या थे, यही उल्गू खान था। वही क्या करता है, धर्म परिवर्तन करा देता है मंगोलों का, और वही क्या बन जाते हैं आपके, तो नवीन मुसलमान बन जाते हैं। अब ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इससे जो भी, इसकी अब मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मृत्यु कौन करेगा, इसके पीछे एक स्टोरी है, थोड़ी सी मैं स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी आपके दिमाग में छप जाती है, जैसे बचपन में कहानियाँ आपकी दादा जो भी सुनाते थे तो आपके दिमाग में रहती थी। देखिए ये देवगिरी लूट के आता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और किसके बिना परमिशन के, इस महाशय के। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इनका दामाद भी होता है और भतीजा भी होता है। तो कहते हैं कि चाचा जान, हम आपके पास तो आ गए हैं, लेकिन आप हमें क्षमा कर देंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। देवगिरी से बहुत धन लूट के आता है अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं कि अरे नहीं, तुम मेरे भतीजे हो और दामाद भी हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कहता है कि नहीं, ऐसे मुझे यकीन नहीं होगा, आप आइए इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर में, वहीं मैं हूँ, और मुझे गले लग के आशीर्वाद दीजिए। तब कहें कि ठीक है, मैं आता हूँ। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जाता है कहाँ, इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर में, और गले लगता है, और तब तक पीछे से खंजर घोंप के अलाउद्दीन इसकी हत्या कर देता है। एक इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के जब शरीर से रक्त टपक रहा होता है, तब तक ये दिल्ली में अपना क्या करा देता है, राज्याभिषेक करवा देता है। मतलब थोड़ा भी समय नहीं लेता है और अपना क्या करा लेता है, राज्याभिषेक। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब इसकी मृत्यु के बारे में बता दिया मैंने आपको कि इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1296 ईस्वी में इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर में कर दी जाती है। ये शहर का नाम पूछेगा, इलाहाबाद के कहाँ, तो कड़ा मानिकपुर में कर दी गई। ठीक है, इससे ये इम्पॉर्टेंट था, इसकी जगह पूछता है कि कहाँ मृत्यु हुई थी, तो आप बता देंगे कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी, तो इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में। अब मैं इसे इरेज करूँगा और आ जाएगा आपका बहुत ही ऑथेंटिक शासक, बहुत ही पावरफुल शासक अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए ये बहुत ही, इसका भी एक राजत्व सिद्धांत था, बलवन का राजत्व सिद्धांत था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं बताऊँगा। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब अलाउद्दीन के शासनकाल के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन का कब से कब तक शासन करता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी होता है आपका 1296 से 1316 तक शासन करेगा। कब से कब तक, 1296 ईस्वी से कब तक करेगा, 1316 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन, देखिए द आधा द और फिर पूरा द बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। लिखने का अपना अपना अलग अलग स्टाइल है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसके बारे में, ये इसके दो ख्वाब थे। देखिए ये सोचता था कि मैं पूरे दुनिया पर विजय करूँ, और एक सोचता था कि एक नया धर्म चलाऊँ। लेकिन ये दोनों ये ख्याल त्याग देता है, क्योंकि एक इसका दिल्ली का कोतवाल होता है अलाउल मुल्क, वो इसे कहता है कि ये ख्वाब त्याग दो। तो ये उसकी एडवाइस पे क्या करता है, अपने ख्वाब त्याग देता है, और ये 2 उपाधियाँ धारण करता है, सिकंदर सानी की, और इसे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं सारी बातें करूँगा और इसके बारे में चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। यह कौन था, मैंने अभी अभी बताया, यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। दोनों था, ये भतीजा व दामाद था। देखिए ये बहुत बड़ा, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन मैं पूछा था सब यही करता है। आप सोच रहे होंगे कि सब्सिडी वाली बात, खाता बही वाली बात, तो यही सब करेगा, मैं बताऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। ठीक है, और इसके 2 ख्वाब थे, लिख लेंगे, पूछता भी है। इसके 2 ख्वाब थे, क्या थे, 2 ख्वाब थे। पहला क्या था ख्वाब, मैंने बताया कि
यह पूरे दुनिया पे क्या करना चाहता था, विजय हासिल करना चाहता था। और क्यों? क्योंकि ये विश्व विजेता बनने का ख्वाब आया कहाँ से? सोचता था कि मैं अभी सिकंदर की तरह करूँ। पहला ख्वाब था विश्व विजेता बनना, विश्व विजेता बनना। और दूसरा ख्वाब था इसका, क्या दूसरा ख्वाब था? तो ये नया धर्म चलाना चाहता था। क्या चाहता था? नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था। देखिए ये दोनों ख्वाब त्याग देता है, किसके कहने पर? ये पूछता है क्वेश्चन, ये दोनों ख्वाब, इसका दिल्ली कोतवाल मित्र होता है, दिल्ली का कोतवाल, ये दोनों ख्वाब दिल्ली कोतवाल और इसका मित्र भी होता है दिल्ली का कोतवाल, दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर, अलाउल मुल्क के कहने पर, मुल्क के कहने पर त्याग दिया। कहने पर क्या किया? अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया ये दोनों ख्वाब अपने। कोई ख्वाब किसी दोस्त के कहने पे त्यागता है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी के कहने से ख्वाब अगर कोई त्यागता है, और मैंने अभी बताया किसी ने 2 उपाधियां धारण की थी, तो मैं उसको इरेज करके लिखूंगा, आप सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट था इसने 2 उपाधियां धारण की थी, वही एक ही उपाधि को 2 नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता दूं। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने सिकंदर ए इसने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय, ठीक है, सिकंदर सेकंड की उपाधि धारण की थी, सेकंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है, धारण की थी। अब हम बात करेंगे इसके किस चीज़ के बारे में? इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? अब ये भी मैं बता दूं, ये दक्षिण भारत में विजय का अभियान करने वाला और सफल रहने वाला पहला शासक था, तो ये भी लिख लीजिए। यह दक्षिण भारत में अभियान कर सफल रहने वाला पहला शासक था। क्या था? पहला शासक था। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके जो हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे? तो हम इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था भाई बहुत कड़क थी इस बंदे की, बहुत यूनिक राजा था। भले इसने कुछ गलत काम किए हों, लेकिन इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। मैं बताऊंगा प्रशासनिक व्यवस्था, आप हेडिंग डाल लेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए बहुत आसान तरीका है प्रशासनिक व्यवस्था में बात करने के। देखिए ये पहले क्या करता है, ये घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों को मतलब स्थायी सेना रखने का काम करेगा और बहुत कुछ काम करेगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ लिखवाऊंगा। तो लिखिए पहला प्रशासनिक व्यवस्था में पहला पॉइंट, स्थायी सेना। इसकी सेना बहुत बड़ी थी, लगभग 4,75,000। बहुत बड़ी मात्रा है कि नहीं? आप ही सोचिए, जो 4,75,000 सेना रखता है उसके पास बहुत दम होगा। और ये भी बात है कि इतनी सेना रखना किसी के बस की बात नहीं थी उस टाइम। और अगला क्या करता है, सैनिकों का हुलिया रखता है। सैनिकों का हुलिया मतलब सैनिक कैसे थे, मतलब कौन दिखने में कैसा है, किस, सब कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैनिकों का हुलिया कैसा था। देखिए इसको जो सैनिकों का हुलिया रखने वाला जो विभाग था उसे कहा जाता था दीवान ए आरिज। क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिज, ठीक है। इसका विभाग क्या था? दीवान ए आरिज, जो सैनिकों का हुलिया रखता था। देखिए ये सब करना क्यों पड़ा? देखिए मैं राजा हूँ, मैं आपको एक घोड़ा दे दिया,
आप वही घोड़ा ला के दिखा देंगे कि मेरे पास भी घोड़ा है, और सबको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब अब घोड़ों को दागने की प्रथा हम स्टार्ट करेंगे, हर एक घोड़े को दागेंगे, तो अब तो पता चलेगा कि अरे इस पर तो सुल्तान की मुहर है, घोड़ा पहले से ही कोई लिया है, तो आप उस घोड़े को दोबारा दिखा के सुल्तान से पैसे नहीं ले सकते हैं। और बात करते हैं अगले घोड़ा दागने की प्रथा, तो लिख लीजिएगा इसके अगली पॉइंट, घोड़ा दागने की प्रथा। किसने शुरुआत किया था घोड़ा दागने की प्रथा? इसने ही किया था। ये सैनिकों को नगद वेतन भी देता था 234 टंका प्रति वर्ष। देखिए ये भी इसका खास पॉइंट है, सैनिकों को, ये थोड़ा लंबा हो गया, सैनिकों को नगद वेतन देता था। देखिए मैंने बताया था नगद वेतन देता है, कितना ये देता है? 234 टंका, वो भी नोट करिएगा। नगद वेतन 234 टंका प्रति वर्ष। एक वर्ष में कितना देगा? 234 टंका। अगर आप एक घोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, जैसे एक घोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसका भाई खर्चा आएगा, चना खाएगा, भूसा जो भी खाएगा उसका खर्चा, तो इसके लिए एक घोड़े अधिक रखने पर, एक घोड़ा अधिक रखेंगे उसका भी 78 टंका मिलता था। एक घोड़ा अधिक रखने पर 78 टंका और मिलता था, किसको? जो रखता था उसको 78 टंका क्या मिलता था? और अधिक मिलता था। इसके कर के बारे में बात करेंगे। अब अगले पॉइंट हम कर के बारे में बात करेंगे, तो ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। अब लिखेंगे कर। इसके कर देखिए, इसके टाइम में बहुत सारे कर थे, मैं एक एक पॉइंट करके सारे कर आज लिखवा दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं होगी, कोई कर नहीं छूटेगा। और इसके युद्धों के बारे में भी मैं बात करूंगा, आप टेंशन न लें कि युद्ध तो एक भी करवाया ही नहीं मैंने। ये अलाउद्दीन थोड़ा बड़ा है भाई, अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए लिखते हैं कर के बारे में। देखिए पहला कर एक ऐसा होता था, पहले होता था कर खुम्स। खुम्स मतलब होता है लूट में जो धन मिलता था, लूट का धन होता था ये। देखिए लूट का धन था जो, ये कह दिया कि पहले होता था 4/5 और 1/5। देखिए 4/5 भाग होता था पहले के युद्ध में, जो लूटते थे सैनिक उनको 4/5 भाग मिलता था। लेकिन ये कहता है कि भाई मैं आपको नगद वेतन दे रहा हूँ, तो मैं 4/5 भाग क्या करूँगा? अपने पास रखूँगा, और 1/5 भाग में आप लोग युद्ध का धन बांटिएगा। तो 4/5 भाग किसका हुआ? 4/5 भाग सुल्तान का, और 1/5 भाग किसका था? सैनिकों का। 1/5 भाग सैनिकों का था, सैनिकों का। ये देखिए चेंज कर देता है यहाँ पे, ये अपने टाइम में ये थोड़ा सा उल्टा कर देता है। खुम्स के बाद हम बात करने वाले हैं, कई सारे कर के बारे में बात करेंगे, खराज के बारे में बात करेंगे। खराज भी एक तरह का टैक्स था, जो जानते हैं वो गैर मुसलमान किसानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान, मतलब मुसलमानों को छोड़ के, गैर मुसलमान किसानों से, गैर मुसलमान किसानों से। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि भाई मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, क्या मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता था? तो भाई लिया जाता था। उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो उस्र कहते हैं उसे, उस्र की कैसे लिया जाता था? मुसलमान किसानों से। किससे? मुसलमान किसानों से, मुसलमान किसानों से। देखिए जजिया और जजिया के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल रूप में पढ़ा चुका हूँ। अब ज़कात के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ कर का, और ऊपर पहला पॉइंट डालेंगे, कर में ही अभी चल रहा है। मैं कर इरेज कर दूंगा जब सारे कर ख़त्म कर दूंगा मैं। तो अगला कर लिखिएगा ज़कात। ज़कात क्या होता था? ये मुसलमान अपनी स्वेच्छा से अपने आय का, मुसलमान लिख लीजिएगा, मुसलमान लोग अपनी आय का 1/40 भाग दान देते थे, दान देते थे। किसके लिए? तो गरीबों की रक्षा के लिए, मतलब दान दे देते थे, बस यही समझ लीजिएगा।
दान देते थे। अगर मान लीजिए कि आप 40 रुपये कमाई कर रहे हैं तो 1 रुपया किसको दे देंगे? सुल्तान को। किस रूप में? कि सेवा करने के लिए, चाहे कुछ भी, जैसे जजिया देते थे हिंदू लोग गैर मुसलमान, उसी तरह ये भी था। अब हम इसके कर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे बाजार व्यवस्था। तो लिख लीजिएगा बाजार व्यवस्था। चाहे देखिए इसके टाइम में 3 तरह के बाजार होते हैं, होते तो वैसे 4 तरह के हैं, लेकिन 3 तरह के खास बाजार थे। तो लिख लीजिएगा बाजार व्यवस्था। इसकी बाजार व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, तो लिखिएगा बाजार व्यवस्था। देखिए बाजार व्यवस्था के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मलिक कफूर है, उसके बारे में, सबके बारे में मैं बताऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। बाजार व्यवस्था में पहली बाजार थी गल्ला ए मंडी, फिर सराय अदल था, और एक घोड़ा और मवेशियों का बाजार था। तो पहला लिखिएगा गल्ला मंडी। पहला बाजार कौन था? लिख लीजिएगा पहले 3 प्रमुख बाजार, 3 प्रमुख बाजार। पहला कौन था? तो मैंने अभी अभी बताया कौन था, गल्ला ए मंडी, जहाँ पे गल्ले लगते थे, अनाजों का होता था, गल्ला ए मंडी। और इन सबके अधिकारियों के बारे में भी मैं एक अलग से पॉइंट डाल के लिखवा दूंगा, जो भी इसके अधिकारी होंगे, एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। गल्ला मंडी में क्या होता था? अनाज का व्यापार। क्या होता था? अनाज का व्यापार। और इसमें एक अधिकारी होता था जिसमें गल्ला ए मंडी में बस वो काम करता था, उसका नाम था सदर ए रियासत था, और मलिक कबूल उल्गू था। इसका क्या था? मलिक कबूल उल्गू अधिकारी जो इसको करता था। मलिक कबूल भी आता है, कबूल उल्गू इसका नाम था, जो इस बाजार का था अधिकारी। बस गल्ला ए मंडी का ये प्रमुख अधिकारी था। अधिकारी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अधिकारी। और पूरे अधिकारियों के बारे में मैं बात करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, एक अलग से पॉइंट दे दूंगा कि कौन कौन से खास अधिकारी थे। तो अगला बाजार कौन था? सराय ए अदल। देखिए ये बहुत ही यूनिक बाजार था, सराय ए अदल। सराय ए अदल, इसमें देखिए ये विदेशों से आने वाली चीज़, जैसे मान लीजिए कि सूखे फल आ गए, कपड़े आ गए, इन सब का बाजार था। तो लिख लेंगे ब्रैकेट में सूखे फल, जो ज़्यादा दिन तक चीज़ें खराब ना हो, सीधा सीधा ये समझ लीजिए। सूखे फल, कपड़े, प्याले मतलब जो चाय पीने वाले प्याले होते हैं आज के, वैसे ये प्याले थे, वो फ्रियांस के उस टाइम बने होते थे प्याले, इन सब का बाजार था सराय अदल। और तीसरा बाजार था घोड़ा और मवेशियों का बाजार। घोड़ा व मवेशियों का बाजार। क्या था? घोड़ा और मवेशियों का बाजार, जहाँ पे घोड़ा बेचते थे और मवेशी थे, और सबका नियंत्रण सुल्तान के हाथ में होता था। इन सब के लिए एक अधिकारी नियुक्त थे कि कोई चोरी न कर पाए, कोई किसी से ज़्यादा धन न ले पाए। और सराय गल्ला या मंडी जो थी, सब में अनाज का रेट फिक्स होता था कि ये रेट इतना है, ये रेट इतना है, और आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं ले पाएंगे। और जो मैं सब्सिडी की बात कर रहा था, तो इस मार्केट में सब्सिडी वाला प्रोसेस फॉलो करता है, सब्सिडी जैसा ही था। देखिए आप सुल्तान को एक फिक्स रेट दे दिए, जैसे हम लोग आज के गैस की सब्सिडी में देते हैं, कहते हैं कि हम 800 रुपये मान लीजिए गैस सिलेंडर भरा लिए, और आपको अकाउंट में कभी कभी आपके पास 180 रुपये, कभी 220 रुपये ऐसे आता है। तो मतलब गैस के रेट जब फ्लक्चुएट करता है उसी हिसाब से आपको मिलता है। उसी तरह इस टाइम भी होता था कि जो विदेश से वस्तुएं आती थी उसके लिए मतलब जो खरीदार होते थे बड़े बड़े, वो पैसा देते थे और उनको एक निश्चित रेट पे उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था पैसा। अब इनके अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए अधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ऊपर लिखने में आसानी होती है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे, लिखिएगा अधिकारी। देखिए इसके टाइम कई अधिकारी थे, मैं एक एक अधिकारी का बारे में बात बताऊंगा। देखिए एक दीवान रियासत था, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ये क्या था? तो आपका दीवान रियासत वाणिज्य विभाग था। क्या था? वाणिज्य विभाग। अलग अलग नाम है, अधिकारी भी बताऊंगा, अधिकारी और विभाग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अधिकारी व विभाग। देखिए ये दीवान विरासत था, ये क्या था? वाणिज्य विभाग था आपका, ठीक है, वाणिज्य विभाग था। और इसके थे सदर ए रियासत, सबसे बड़े अधिकारी, सदर ए
रियासत, सदर ए रियासत। बाजार के सबसे क्या थे, बड़े अधिकारी थे। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, ये अधिकारी कौन था, सदर ए रियासत। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और साहने मंडी का होता था, साहने मंडी नाम का एक अधिकारी होता था। साहना ए मंडी, कहीं साहने ए मंडी भी मिल जाता है, साहने मंडी। ये क्या होता था, बाजार अधीक्षक होता था। बाजार अधीक्षक ये क्या करता था, बाजार में देखता था घूम घूम के कि कोई गलत माल तो नहीं बेच रहा है, कोई किसी को ठग तो नहीं रहा है, ये सब चेक करने के लिए होता था। अधीक्षक मतलब होता है ये जांच करने वाला। तो साहना मंडी क्या होता था, बाजार अधीक्षक होता था। और इसके टाइम गुप्तचर भी थे, दो गुप्तचर थे, एक मुनहियान थे और एक बरीद था। बरीद बड़ा गुप्तचर था। देखिए बरीद क्या था, गुप्तचर। बरीद क्या था आपका, गुप्तचर। और इसके बाद बरीद के बाद कौन था, एक मुनहियान थे जो गुप्तचर के अंतर में काम करते थे। मुनहियान ये भी गुप्तचर की तरह थे, इन्हें जासूस कह सकते हैं। ये इनके अंडर में काम करते थे, जासूस। किसी को मतलब ये अलाउद्दीन इतना स्ट्रिक्ट बाजार व्यवस्था बनाता है, इसके टाइम इसके जैसी बाजार व्यवस्था किसी के पास नहीं रहती है और सब कुछ ऑथेंटिक तरीके से करता है। अब हम इसके युद्धों के बारे में बात करने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध। तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसके देखिए युद्धों के बारे में बात करेंगे तो युद्ध इसके भी बहुत सारे युद्ध हैं। तो पहले मैं उत्तर भारत के युद्ध कराऊंगा। आज पूरे युद्ध तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है, तो आज 2-3 युद्ध के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि जैसे उस टाइम होता था क्या, जौहर करते थे लोग, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है और साका क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध। क्या लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध। खिलजी के युद्ध मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 पार्ट में बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध को। एक उत्तर भारत का अलग बताऊंगा और दक्षिण भारत का क्या करूंगा, अलग बताऊंगा। आज केवल 2 युद्ध कराऊंगा या 3 युद्ध कराऊंगा, टाइम क्योंकि ज़्यादा लग रहा है। तो पहला युद्ध लिखेंगे उत्तर भारत का युद्ध, पहला पॉइंट डाल के, उत्तर भारत का युद्ध। उत्तर भारत के युद्ध के बारे में मैं बात करूंगा। पहला ये युद्ध किस जगह पे छिड़ता है, तो पहला युद्ध ये अपना गुजरात में छिड़ता है 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में युद्ध छेड़ देता है और किसको हराता है, रायकरण बघेल के शासक होते हैं, कर्ण को हराता है। उत्तर भारत का अभियान पहला लिखेंगे गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब होता है, 1299 में। किसको हराता है, तो बघेल के राजा होते हैं कर्ण, उनको हराता है। तो लिख लीजिएगा बघेल शासक कर्ण को, बघेल शासक कर्ण को हराता है। देखिए बघेल शासक कर्ण को हराया। ये अलाउद्दीन यहाँ पे जाता नहीं है, इसके 2 सेनापति होते हैं, उनके नेतृत्व में होता है। तो लिखिए सेनापति कौन थे इसके, सेनापति कौन थे, 2 लोग होते हैं सेनापति, एक उलगुल खां होते हैं और नुसरत खां होते हैं। कौन कौन, उलगू खान और नुसरत खां, ठीक है, नुसरत खां। अब पहला युद्ध हो गया। अब मैं दूसरे युद्ध के बारे में बात करूँ। पहला युद्ध इरेज कर दे रहा हूँ, नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दूसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे, दूसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे। इसी में मैं बताऊंगा आपको केसरिया क्या होता है, साका क्या होता है। तो दूसरा युद्ध लिखेंगे रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय। पहला गुजरात अभियान तो कितने में किया था, 1299 में किया था। और फिर 1301 में क्या करता है आपका, रणथंभौर विजय करता है। और वहाँ के शासक होते हैं चौहान वंशी शासक, हमीर देव को हराता है। किसको, हमीर देव को हराया। हमीर देव को हराया। किस वंश के शासक थे ये हमीर देव, चौहान वंशी, चौहान वंश के, ठीक है, चौहान वंशीय शासक। देखिए रणथंभौर विजय कब करता है ये, 1301 ईस्वी में, मैंने अभी बताया 1301 में ये हमीर देव को हराता है। और हमीर देव की एक पत्नी होती हैं, उनका नाम होता है, उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ देखिए याद आ गया नाम, उनका नाम होता है रंगा देवी।
हमीर देव की पत्नी होती है रंगा देवी। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी। मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन लेना जरूरी पड़ गया, रंगा देवी। मैं बताऊंगा अभी 3 चीजें आपको। क्या? केसरिया। जब केसरिया क्या होता है, जब सुल्तान अपने युद्ध के मैदान में केसरिया पगड़ी बांध के अगर कूद जाएगा तो उसे क्या कहा जाता था? केसरिया। और जौहर क्या होता था, जब जान जाती थी महिलाएं कि हमारे सेना की क्या हार निश्चित है, ये महिलाएं जान जाएंगी, मतलब उस टाइम के आपके राजस्थान क्षेत्र में ये सब चलता था, जान जाएंगे कि हमारी सेना हार होने वाली है, तो वो सब आत्मदाह कर लेती थी, मतलब पानी में कूद के या आग से जलकर अपना क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी। और दोनों को जब एक साथ किया जाता था, मतलब राजा केसरिया बांध के कूद जाए और महिलाएं आत्मदाह भी कर लें, तो उसे साका के नाम से जाना जाता था। तो आप लिख लेंगे, लिखना चाहें तो मैं लिखवा देता हूँ, तो लिख लीजिएगा यहीं पे। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी है ना, यही करती हैं क्या? आपका जौहर करती हैं। और मैं बता देता हूँ केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, और साका क्या होता है। तो पहले लिखेंगे केसरिया, केसरिया क्या होता है, फिर आप लिखेंगे जौहर क्या होता है, जौहर क्या होता है, और इन दोनों को मिला के इक्वल टू क्या बन जाएगा? साका। देखिए मैं अभी अभी बताया केसरिया क्या होता था, जब राजा केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध के मैदान में कूद जाए, केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध के मैदान में क्या कर दे? कूद जाए, बांधकर युद्ध के मैदान में जाए। ठीक। और ये क्या होता था आपका? जौहर। जौहर आपका होता था जब सेना की हार निश्चित हो, जब सेना की हार निश्चित हो तब महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, तब महिलाएं अपनी सतीत्व की रचना करने के लिए, मतलब उसे कोई पराया आदमी न छू सके, तो वही सतीत्व होता है। तब महिलाएं आग या पानी में, तब महिलाएं आग या पानी में आत्मदाह करती थी। पानी में क्या करती थी? आत्मदाह। आत्मदाह मतलब होता है अपनी मृत्यु खुद से कर लेना। देखिए मैं अब कल बताऊंगा आपको रणथंभौर विजय के बारे में। जब रणथंभौर विजय के बाद मैं बताऊंगा किसके बारे में? रावल रतन सिंह जी होते हैं, उनसे युद्ध होता है और वो ज़बरदस्त युद्ध होता है, और वही पद्मावत की कहानी मलिक मोहम्मद जायस द्वारा लिखत। तो ये सब बहुत आपका इंटरेस्टिंग कल क्लास होने वाली है। और मैं सब्सिडी के बारे में तो बता ही दिया हूँ, और सबसे बड़ी सेना भी बता दिया 4,75,000। और खाता बही नामक भी इसी के काल में आता है, जो इसके जो होते हैं वही रिटर्न में लिखते हैं कि राजस्व कर भी लगाता है। बहुत सारे कर थे इसके ज़माने में, लेकिन मैंने कुछ कर आपको नहीं बताया। तो चलिए अब आज की क्लास केवल इतने तक रहने देते हैं, और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उत्तर भारत के अभियान में 2-4 युद्ध बचे हैं, उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा, और दक्षिण भारत का कल युद्ध ख़त्म करके तब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू क्लास।